तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने L1 L2 A1 A2 A3 F1 एंड F2 के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो आज हम लोग बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी। वो है वर्मी फ्यूगो। वर्मी फ्यूगो। सो एक बड़ा तबका या एक बड़ा पॉपुलेशन जो एक कॉमन टाइप ऑफ ट्रीटमेंट को प्रिफर करता है वो है एलोपैथी। ओके। एलोपैथी में बेसिस है एनी टाइप ऑफ डिसीज कैन द एंट्री ऑफ बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, एनी पैरासाइट एक्सेट्रा। ओके। सो दिस इज द ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन होता है उनके पास कोई भी डिसीज आने का। ओके। तो उसके लिए वो लोग उसके ऑपोजिट इफेक्ट रेमेडीज देते हैं। एंटीबायोटिक, बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ने के लिए एंटीबायोटिक देते हैं। अब एंटीबायोटिक में डिफरेंट टाइप्स है, बहुत सारे टाइप्स है। ठीक है। एक ऐसा एंटीबायोटिक रहता है जो सेल मेम्ब्रेन को मारता है। ठीक है। सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करता है। एक एंटीबायोटिक ऐसा होता है उसके स्ट्रक्चर को डैमेज करता है, उसके डिवीजन को रोकता है। एक एंटीबायोटिक सेल के न्यूक्लियस को डैमेज कर देता है। तो ऐसा डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। तो ये आज सेवेरल पर्सन्स या पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा एंटीबायोटिक, एंटीवायरल, एंटी फंगल, एंटी पैरासाइटिक रेमेडीज या मेडिसिन को वो कंज्यूम करता है वक्त कभी भी जब भी वो बीमार होता है या फीवर आ गया। फीवर एक दिन, 2 दिन, 3 दिन से अगर ज्यादा हो गया तो उसके लिए टेस्ट करवाते आ जाते हैं। ठीक है। जिसमें खासकर टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू। ठीक है। कुछ और टेस्ट करवाए जाते हैं या फिर इजीली मालूम करना है कौन सा बैक्टीरिया है तो उसमें हम टेस्ट करवाते हैं। ब्लड कल्चर, कल्चर ग्रोथ होता है। ये बैक्टीरिया बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है। उसको एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो ग्रोथ हो। फिर उसको देखते हैं माइक्रो बायोलॉजिकल लैब में, बायोकेमिस्ट्री लैब में। जब बैक्टीरिया दिखता है उसके खिलाफ कौन सी बैक एंटीबायोटिक अच्छी काम करती है उसको दिया जाता है। उससे वो बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाती है और डेथ भी हो जाता है। ठीक है। तो इस तरह ये ब्लड कल्चर है, स्पूटम कल्चर है, और यूरिन कल्चर है, पस कल्चर है। ठीक है। ये सब कल्चर्स कराते हैं ताकि बैक्टीरिया के बारे में मालूमात हासिल। ठीक है। उसके हिसाब से मेडिसिन दी जाए। ठीक है। तो कोई ना कोई अपने लाइफ में कभी ना कभी एंटीबायोटिक कंज्यूम करते रहता है। अगर एक्यूरेट एंटीबायोटिक करता है तो कोई में प्रॉब्लम नहीं आ सकता है। लेकिन विदाउट रीजन अगर एंटीबायोटिक्स लेते रहते हैं, खासकर अब कोल्ड एनवायरनमेंट है, कोल्ड एनवायरनमेंट है जिसमें आपको कोल्ड होता है, विंटर है, और विंटर में और खासकर रेनी सीजन में आपको कोल्ड, कफ, फीवर, बॉडी पेन और शिवरिंग, ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। तो इसके लिए क्या करते हैं डॉक्टर्स, अगर प्रिस्क्राइब करे ठीक है, किसी हद तक ओके। लेकिन आजकल सेल्फ कंजप्शन ज़्यादा हो गया। मेडिसिन हॉल में जाते हैं और फौरन एक अच्छी एंटीबायोटिक, पेन किलर, एंटीबायोटिक, एंटासिड
मल्टीविटामिन, ऐसे चार पांच कॉम्बिनेशन की मेडिसिन वो सेल्फ कंजप्शन करते हैं, जो ये बहुत हार्मफुल है, क्योंकि वो उनको प्रीवियस एक्सपीरियंस होता है कि जब भी मैं डॉक्टर के पास जाऊं तो वो ये दवाई लिखते हैं, तो प्रिस्क्रिप्शन को उठाकर रखते हैं। फिर सेकेंड टाइम सेम टाइप ऑफ, क्या आज बहुत एजुकेटेड और बहुत डेवलप्ड हम हो चुके हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाना मुनासिब नहीं समझते, खुद ही से सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन करते हैं, उसी मेडिसिन को जाकर हम परचेज करते हैं और उसको कंजप्शन करते हैं, कंज्यूम करते हैं, लेते हैं, खाते हैं। फिर बुखार कम हो जाता है, कोल्ड कफ कंट्रोल में आ जाता है। जब बार बार करने की वजह से बॉडी के अंदर रेसिस्टेंस पैदा हो जाती है। बॉडी क्या करती है अब, कैन नॉट एक्सेप्ट, एक्सेप्ट नहीं करती उस मेडिसिन। तो फिर क्या करते हैं, बुखार कम नहीं होता, बच्चों को हो, बड़ों को हो, बुजुर्ग को हो, जवानों को हो, यंग पीपल को हो, फीमेल हो, मेल हो, तो सब क्या, फिर डॉक्टर के पास कंसल्ट करते हैं डॉक्टर साहब। फिर डॉक्टर क्या करते हैं, फिर नेक्स्ट उससे हाइयर एंटीबायोटिक तरफ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है डॉक्टर्स को भी कि ये बुखार जब भी आता था ये फलाने एंटीबायोटिक लिया करता था, तो इसलिए वो रेसिस्टेंट हो गया, अब मैं उससे पावरफुल दूं। तो ऐसा करते 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 डोसेस एंड द वेराइटीज ऑफ एंटीबायोटिक्स ग्रेजुअली इम्प्रूव होते 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 ऐसा पीक पे चले जाते हैं, जहां पर डॉक्टर के पास कोई चारा नहीं होता कि उसको हायर एंटीबायोटिक्स देता जाए। उसके बाद फिर भी काम नहीं करा तो फिर स्टेरॉइड की तरफ जाते हैं, एंटीवायरल की तरफ जाते हैं, और फिर अगर उससे भी नहीं काम करा तो इम्यूनोग्लोबियंस का मदद मदद ली जाती है, ताकि इम्यूनिटी बूस्ट की जाए। तो ऐसा ये लेंथी प्रोसेस ग्रेजुअली इंक्रीज होते जाता है बॉडी के अंदर। जब रेसिस्टेंट पैदा हो गया, अगर इनकी जनरेशन आगे आई हो तो इनके अंदर भी रेसिस्टेंट होगी, क्योंकि जीन ट्रांसफर हो रहा है, बॉडी के प्रिंटेड मटेरियल्स ट्रांसफर हो रहे हैं, तो उसके साथ ये भी ट्रांसफर होगा। और देखने को मिल रहा है कि छोटे बच्चों को जब खांसी कम नहीं होती, बहुत दिनों से कोल्ड कफ फीवर रहता है, तो पहले इनिशियली लोअर एंटीबायोटिक्स दिए जाते थे, अब हायर एंटीबायोटिक्स बच्चों में दिया जा रहा है। क्यों? की वजह यही है। तो ये बहुत ही, इतना बड़ा मैं स्टोरी सुनाने की वजह यही है कि आपको मालूम हो, आपके पास जब पेशेंट आता है तो ये हिस्ट्री लेके आता है, पूरी पूरी हिस्ट्री लेके आता है। तो हमारे पास इलेक्ट्रो होम्योपैथी फिजिशियंस के पास, हम अपने आप को डॉक्टर्स की जगह फिजिशियंस कहें तो बहुत अच्छा है, मैं मानता हूँ, ठीक है, क्योंकि फिजिशियन के अंदर मेनली हीलिंग एंड क्यूरिंग दोनों कैपेसिटीज होते हैं। तो हम according to the patient, according to the condition, according to the disease, according to the future, according to the generation, ये सब चीज़ों को ख्याल में रखकर हम ट्रीटमेंट देते हैं, ताकि उसकी बीमारी भी रुक जाए और साइड इफेक्ट्स भी ना हो। इससे अच्छा हम हीलर भी कह सकते हैं अपने आप। तो ये वर्ड्स बहुत मायने रखते हैं। तो EHP इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक फिजिशियन के पास कोई पेशेंट आता है तो उसके लिए क्या है, कौन सी मेडिसिन है जो एज ए लेवल ऑफ एंटीबायोटिक, एंटीवायरल, एंटी फंगल, एंटी पैरासिटिक काम करे। तो हमारे पास है वो वर्मी फ्यूग। क्या है हमारे पास? वर्मी फ्यूगो। इसमें दो रेमेडीज है, 1 और 2, जो हमारे डॉक्टर काउंट सीजर मैटी साहब ने इन्वेंट किए, जो बहुत ही इफेक्टिव है, रिजल्ट ओरिएंटेड है, ठीक है, और साथों साथ नॉन नॉन साइड इफेक्ट, नो साइड इफेक्ट बोल सकते हैं, नॉन क्या, नो साइड इफेक्ट। और ऐसा नहीं कि पहली बार लिया तो दूसरी बार काम नहीं करेगी, दूसरी बार लिया तो तीसरी बार काम नहीं करेगी, तीसरी बार लिया तो चौथी बार काम करेगी, नहीं नहीं। ये रेमेडी आपके बॉडी की रेसिस्टेंस, आपके अंदर की इम्यूनिटी को भी डेवलप करेगी, ठीक है, और बीमारी के अंदर
आने के बाद जो कैपेसिटी है, लेवल ऑफ कैपेसिटी बॉडी की भी इंक्रीज करे। तो इतना बेनिफिट है वर्मी फ्यूगो। तो आइए बात करते हैं फर्स्ट नंबर, वर्मी वन, वर वन, वरम, वरम वन बोल सकते हैं इसको। कोई वर वन बोलते हैं, कोई वरम वन बोलते हैं, जो भी बोलना है बोल सकते हैं। ये खासकर आपके लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन पे काम करेगा। ठीक है, इसकी इन्वेंशन हुई है ये वॉर्म्स को मार सके, वॉर्म्स को निकाल सके, क्योंकि वॉर्म्स एक रीजन बनता है बहुत सारी बीमारियों को पैदा करने में। ठीक है, तो ये इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स पे काम करेगी। कोई भी इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर हो, वहां पे आपके लिए लाजमी हो जाता है, कंपलसरी हो जाता है कि आप वर्ब वन को ऐड करें। इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स, ओके, तो जरूरी है आप वर्म वन या वर वन को ऐड कर सके। ठीक है, और ये ना वॉर्म्स को मारता है, और साथों साथ ही इंटेस्टाइन का जो पेरिस्टालिक मूवमेंट्स है, जो लिक्विड को, सॉलिड को आगे ट्रांसफर करने में मदद करता है, इसकी मेंटेनेंस भी करवाता है। ठीक है, और इसके साथ वॉर्म्स को निकालता है। ठीक है, तो ये इसके बेनिफिट है। और इवैक्यूएशन ऑफ स्टूल का भी बहुत अच्छा फंक्शनिंग कराता है, क्योंकि आज के ज़माने में कॉन्स्टिपेशन एक कॉमन सा मर्ज बन चुका है, डिसीज बन चुका है। तो ये इवैक्यूएशन कराता है स्टूल का, तो ये बहुत अच्छा काम करता है। और ना ये, अब इंटेस्टाइन पे कैसा काम करता है, इसको रिपेयर करता है इंटेस्टाइन को, और एक्सपेल करवाता है टॉक्सिन्स को। ठीक है, वर वन के साथ अगर वाई ई लगाएंगे तो ये टॉक्सिन्स को रिमूव भी कराता है। ठीक है, या फिर एस लास के साथ भी दे सकते हैं आप, एस लास, वर वन, वाई ई, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। यानी आप पहले वर वन दीजिए, टॉक्सिन्स को रिलीज करना, वर वन वाई दीजिए, उसके बाद भी अगर बहुत क्रॉनिक है तो एस लास, वर वन वाई दे सकते हैं। ठीक है, अब ये इंटेस्टाइनल वॉल्स पे अच्छा काम करेगा, इसके बारे में तो मैंने बता दिया आपको। टॉक्सिन्स को रिमूव कराएगा। ठीक है, और भूख भी बढ़ाएगा, हंगर को इंक्रीज कराएगा। किसी को अगर हंगरनेस नहीं है, उसको भी आप दे सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमेडी है आपको यूज करने के लिए। ठीक है, तो वर्वन के बारे में ये था। तो वर्वन को हम क्या क्या नाम दे सकते हैं? ये एंटीबायोटिक है, क्योंकि बैक्टीरिया पे काम करेगा। ये लैक्सेटिव भी है, मोशन साफ आने में मदद करेगा। इंटेस्टाइनल टॉनिक है। ठीक है, ये बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। ठीक है, तो कौन सी भी इन्फेक्शन में आप वर्वन दे सकते हैं। जैसे कि आजकल इन्फेक्शन कॉमन हो चुका है, टाइफॉइड है। ठीक है, मलेरिया वाला इन्फेक्शन हो या कोई भी इन्फेक्शन हो, आप वर्वन वहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, और साथों साथ ये नर्वस सिस्टम की डिसऑर्डर्स में भी आप ऐड कर सकते हैं। और टीबी है, गैंग्रीन है, ऐसे तमाम कंडीशंस में आप वर्वन का इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो ये आपका वर्वन था। तो वर्वन में कौन से प्लांट्स है, मैं आपको बताता चलूँ। वर्वन में है आपका एलाइम सैटिवम। ठीक है, सेकंड है केनोपोडियम एंथन। थर्ड है इफोरियम ऑफिसनालिसिस। फोर्थ है इफोब्रोबियम ऑफिसनालिसिस। फिफ्थ है आपका इम्पेरोट्रिया ऑस्ट्रोएटियम। ठीक है, और सिक्स्थ है रूटा ग्रेवियोलेस। सेवेंथ है थाइमस सेरपिलम। तो ये पूरे 7 प्लांट्स है, जो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको मेंटेन करवाती है इन सब प्रॉब्लम्स में। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास मैंने बताया था वर वन हो गया। अब बात करेंगे हम वर्ड टू। वर्ड वन आप इंटरनली दे सकते हैं, और वर्ड टू एक्सटर्नली बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा। जैसा कि F2 हम एक्सटर्नली देते थे, इस तरह वर्ड टू एक्सटर्नली हम यूज करा सकते हैं। ठीक है,
ये खासकर एंटी प्रोटोजोअल ड्रग है। क्या है? एंटी प्रोटोजोअल ड्रग है। और ये क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, वो तो मारने में मदद अच्छा देता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है उसके ग्रोथ को रोकता है, ग्रोथ होने नहीं देता। ठीक है। और क्या करता है, और बार बार कोई इन्फेक्शन अगर हो रहा है, इन्फेक्शन किसी को अगर बार बार हो रहा है, जैसा कि किसी को खांसी सर्दी बुखार, अब ये मौसम है इसमें हो रहा है, तो आप बार बार होने को रुकवा सकते हैं इस मेडिसिन को देकर, वर्ड 2 को देकर। यानी आप लास्ट रेमेडी इसको देकर आप पेशेंट को क्यूर करवा सकते हैं। ठीक है। अब किसी को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से इंसोम्निया का प्रॉब्लम, हाँ, कॉन्स्टिपेशन हो, डाइट, लॉस ऑफ एपिटाइट हो, इंडाइजेशन हो, कोई भी चीज हो जो माउथ से एनस तक रिलेटेड हो, ड्यू टू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आप वहाँ पे वर्ड 2 को कंपलसरी इस्तेमाल करवाइए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब खासकर इसकी ग्रुप C के साथ हम वर्ड 2 को खासकर देते हैं, इंटरनली भी दे सकते हैं, लेकिन एक्सटर्नली बहुत अच्छा काम करेगा ये रेमेडी। और ये वूंड्स है, अल्सर्स है, इसमें भी आप दे सकते हैं, डीले रिकरेंट वूंड्स है, नॉन हीलिंग वुंड्स है, अल्सर, इसमें आप वर्ड 2 को दे सकते हैं, बहुत अच्छी रेमेडी है। ठीक है। तो ये आपका वर्ड 2 माना जाता है। तो वर्ड 1 आप, अ, मैंने बताया था, एस C10 के साथ भी दे सकते हैं वर्ड 1, क्योंकि C10 स्ट्रक्चरल रेमेडी ऑफ इंटेस्टाइनल है। S10 दे सकते हैं वर्ड 1, फंक्शनल रेमेडी ऑफ इंटेस्टाइन है। C15 स्टमक की तरफ देना सकते तो दे सकते हैं, वर्ड 1 YE दे सकते हैं, या फिर एसलास वर्ड 1 YE दे सकते हैं। ठीक है। जहाँ पे इन्फेक्शन है वहाँ पे वर्ड 1 लगा सकते हैं हम, जैसा कि स्ट्रक्चरल में है या फंक्शनल में है वो भी देखिए। जैसा कि किसी को अगर इन्फेक्शन है स्टमक में ही, तो C15 के साथ वर्ड 1 लगा दीजिए, या वर्ड 2 भी लगा सकते हैं आप, ज़्यादा रिक्वायरमेंट अगर है, बार बार इन्फेक्शन हो रहा, नॉन हीलिंग है, वर्ड 1 देने के बाद भी फिर से रियाकरेंट हो रहा, तो वहाँ पे वर्ड 2 का इस्तेमाल कराइए। तो पेशेंट कई बार कई मेडिसिन ले चुका है, तो डायरेक्ट आप C15 वर्ड 2 का इस्तेमाल करवा सकते हैं। ठीक है। या फिर इन्फेक्शन हो गया थायराइड में, H2 वर्ड 1 दीजिए। ठीक है। कोई भी ग्लैंडुलर इन्फेक्शन हो, ब्रेन में इन्फेक्शन हो, तो F1 वर्ड 1 दे सकते हैं। और वायरल इन्फेक्शन मेनिंजाइटिस, एफ में इसमें F1 वर्ड 1 YE या A3 YE दे सकते हैं। इसमें ऐसा, जैसा कॉम्बिनेशन आप कहाँ पे ऐड करेंगे, जहाँ पे भी इन्फेक्शन होगा उसके साथ वर्ड 1 ऐड करें, एक्सेलेंट रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। सेम वर्ड 2 भी, F2 के साथ आप वर्ड 2 एप्लीकेशन के लिए दे सकते हैं, वर्ड 2 YE एक्सटर्नली एप्लीकेशन के लिए दीजिए, वर्ड 1 YE इंटरनली दीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। GE के साथ भी दे सकते हैं वर्ड 2, ताकि वो हीलिंग है वहाँ पे GE की जरूरत। ठीक है। तो ये इन्फेक्शन बॉडी से निकलवाने के लिए वर्ड 1 वर्ड 2 एक्सेलेंट रेमेडी है। तो आपका इसका इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन माय ओपिनियन, तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। तो हमारे पास एक ऐसी मेडिसिन है जिससे आप पूरे तरीके के इन्फेक्शन को ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, तो उस वक्त आपको एज ए कंडीशन, एज ए फिजिशियन, आपको डिसीजन लेता है वहाँ पे इमरजेंसी मेडिसिन की भी हेल्प लेने की ज़रूरत है, मॉडर्न मेडिसिन, एलोपैथी। ठीक है। तो जहाँ पे आप एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं, एक्सपर्टाइज डॉक्टर्स आपके साथ है, पैनल ऑफ डॉक्टर्स आपके साथ है, तो फिर आप एक्सपीरियंस के बेसिस पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आप इनिशियल डेज में हैं, स्टार्टिंग से अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप एडवाइस लीजिए सीनियर डॉक्टर्स का, और साथों साथ आप वहाँ पे इमरजेंसी अगर होगी तो हम डॉक्टर को रिफर भी करना ज़रूरी है। ठीक है। तो ये आपका डॉक्टर, एज ए डॉक्टर एज ए फिजिशियन आपकी ड्यूटी भी है। ठीक है। आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी मानी जाती है। ठीक है। तो ये आपका आज का क्लास था, फिर नेक्स्ट क्लास में हम आगे डिस्कस करेंगे दूसरे रेमेडीज। P ग्रुप है, Ven ग्रुप है दोनों, और इलेक्ट्रिसिटी से, इन तीनों को भी हम 1 बाय 1 कंप्लीट कर लेंगे।
ओके, कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।